गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 2 जो शुरू था ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन, उसका आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट नंबर बी, दैट इज गियर बॉक्स। ठीक है, पार्ट ए में हमने देखा था क्लच, उसका वर्किंग फंक्शंस, रिक्वायरमेंट्स और टाइप्स ऑफ क्लच। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गियर बॉक्स के बारे में। तो एज पर द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रहता है इंजन, उसके बाद क्लच और उसके बाद आता है गियर बॉक्स। ठीक है, सो क्लच का वर्किंग हमने देख लिया है। अभी हम देखते हैं कि गियर बॉक्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मेन फंक्शन गियर बॉक्स का क्या रहता है, इज टू प्रोवाइड द नेसेसरी वेरिएशन टू ड्राइविंग टॉर्क अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गियर बॉक्स हम ऑपरेट करते हैं कि हमें किस तरह की स्पीड चाहिए। ठीक है, हम अपने व्हीकल को एक कांस्टेंट स्पीड कभी भी नहीं देते, हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशन और अकॉर्डिंग टू टॉर्क कंडीशन। ठीक है, मतलब हमें जितना ज़्यादा पावर लग रहा है गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, कि रोड की कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी क्या लगता है पावर हमें कम लगता है, कभी हमें पावर ज़्यादा लगता है। इसके एट द टाइम जब हम गाड़ी को हिल के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, तब क्या लगता है हमें पावर कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं गियर्स क्या करते हैं चेंज करते हैं। अगर मान के चलो कि स्मूथ रोड है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग कंडीशन हम उसको कमांड पास करते हैं गियर बॉक्स को कि उसको क्या करना है, अभी स्पीड क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि गाड़ी में 3 to 5 फॉरवर्ड गियर्स रहते हैं और एक रिवर्स गियर रहता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं फंक्शन ऑफ गियर्स। सो व्हेन व्हीकल मूव्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑन व्हीकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इट वैरीज विद स्पीड। ठीक है, तो इसमें इसने बताया कि गाड़ी का जो वेरिएशन रेजिस्टेंस है वो कभी भी कैसा रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो क्या होता है चेंज होता रहता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पीड, जैसे हम स्पीड गाड़ी की बढ़ाते या कम करते तो गाड़ी का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी कि अपोज करने का जो फैक्टर है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, सो टू एडवांस द प्रोपेल द व्हीकल इंजन मस्ट फाइंड द एक्टिव एफर्ट विद द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो गाड़ी को भी क्या लगता है उतना ही एफर्ट देना पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जितना उसका रेजिस्टेंस रहेगा हमें उतना ही क्या देना पड़ेगा, उसको एफर्ट देना पड़ेगा। सो if active effort is exceeding the sum of all resistance, then the excess driving force will accelerate the vehicle. If active effort is less than the sum of the all resistance, then excess of resistance will decelerate the vehicle. अगर मान के चलो कि जो हम जो अभी एफर्ट दे रहे हैं गाड़ी को चलाने के लिए, हम जो पावर दे रहे हैं उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा रही, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस यानी कि जितने भी अपोजिशन फैक्टर है उससे अगर उसकी वैल्यू कैसे ज़्यादा रहे तो तब उस कंडीशन में कहते हैं अपनी गाड़ी कहते हैं एक्सेलरेट होती है। और अगर मान के चलो कि उसका एफर्ट उससे कम लग रहा है तो हम उस कंडीशन में कहते हैं अपनी गाड़ी डी एक्सेलरेट होती है। ठीक है, therefore to overcome the variation of the resistance and active effort of the vehicle at various speed the transmission system is necessary। तो इसलिए क्या होता है उस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, अगर मतलब अपोजिशन अगर ज़्यादा रहा तब भी उस कंडीशन में हमें गाड़ी क्या होनी चाहिए, उतना हम उसको एफर्ट देके कांस्टेंट स्पीड से हम चलाना चाहिए। मतलब गाड़ी बैलेंस भी अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में गाड़ी कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या है ज़रूरी है, ट्रांसमिशन सिस्टम ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करते हैं, उस फैक्टर को क्या करते हो, बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है वाइंड रेजिस्टेंस, यानी कि हवा। हवा में क्या करते हैं, गाड़ी को अपोज करती है, मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हवा गाड़ी को अपोज करते हैं। ठीक है, सो वाइंड रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी व्हीकल एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल थ्रू द वाइंड। ठीक है, ये फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट है कि गाड़ी के शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो हवा गाड़ी को कितनी ज़्यादा अपोज कर रही है। ठीक है, but the effect of the shape and size of the vehicle on its fine resistance is not considered because of particular vehicle shape and size are constant quantities। ठीक है, और सभी गाड़ी के शेप एंड साइज कांस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं बोल सकते कि इतने हवा गाड़ी को रेजिस्ट करते। ठीक है, क्योंकि सभी गाड़ी के हिसाब से वाइंड रेजिस्टेंस फैक्टर का रहता है, अलग अलग रहता है। उसके बाद for a slow speed vehicle the wind is very small and can be neglected, but when the vehicle speed is high it is very important and considerable। अगर गाड़ी की स्पीड अगर कम रही तो हवा ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही तो हवा मैक्सिमम गाड़ी की स्पीड को अफेक्ट करती है। ये बात आपने देखी होगी। उसके बाद सेकंड आता है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस कहता है when vehicle moves on horizontal road surface, space is balanced by vertical normal reaction
बट व्हेन द सेम व्हीकल मूव्स ऑन इंक्लाइन रोड द वेट ऑफ व्हीकल हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन होती है गाड़ी की रोड पे जब चलती है तो, और इंक्लाइन में चलती है तब भी नॉर्मल रिएक्शन रहती है। जैसे कंपोनेंट पैरेलल टू रोड सरफेस एंड पुलिंग द व्हीकल डाउन। अभी क्या होता है जब गाड़ी इंक्लाइन पोजीशन में रहती है तब इंक्लाइन में होने की वजह से क्या कहते हैं गाड़ी और गाड़ी के जो कंपोनेंट होते हैं पैरेलल रहते हैं, तब क्या कहते हैं गाड़ी व्हीकल को नीचे की तरफ पुल करती है। उसके बाद कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस विच इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और कंपोनेंट क्या होते हैं परपेंडिकुलर रहते हैं तो वो क्या करते हैं उसको बैलेंस कर लेता है अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन। उसके बाद आता है रोलिंग रेजिस्टेंस। अब रोलिंग रेजिस्टेंस क्या आता है? द रोलिंग रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ रोड एंड टायर एंड डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी थ्रू इम्पैक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रोड सरफेस एंड नेचर ऑफ द टायर एंड वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग लोड। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके जो टायर्स है, अभी रोलिंग यानी कि क्या टायर्स, ठीक है, जो आपके जो व्हील्स लगे हो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है कभी कभी गाड़ी के रेजिस्ट करता है यानी कि अपोज करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो कभी रोड की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, या फिर कभी लोड ज़्यादा आ जाता है, या फिर कभी टायर की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, ठीक है, या फिर कभी रोड सॉफ्ट रहता है, मडी रहता है, सैंडी रहता है, या फिर टायर सरफेस रहता है, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर है जो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या करते हैं अपोज करते हैं अपने गाड़ी को। उसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस। सो द टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या आता है? द टोटल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ व्हीकल इज द सम ऑफ द अबव थ्री रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो तीनों जो हमने देखे थे वाइंड, ग्रेडियंट एंड रोलिंग, इस सभी को क्या बोलते हैं? टोटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सम ऑफ द ऑल थ्री रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये रहा टोटल रेजिस्टेंस, ये रहा स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। अभी पहला रहेगा ये अपना ये रोलिंग रेजिस्टेंस यहाँ तक गया है, उसके बाद ग्रेडियंट गया है, उसके बाद वाइंड गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका रहेगा टोटल रेजिस्टेंस का ग्राफ। एज पर द स्पीड ऑफ व्हीकल अपना रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है अपना जो रेजिस्टेंस वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। रोलिंग पहले कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से रोलिंग कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अपनी जो स्पीड जो गाड़ी की बढ़ रही है तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह ग्रेडियंट रेजिस्टेंस वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी जो वाइंड रेजिस्टेंस रहता है वो क्या होता है? चेंज होता है। पहले क्या रहेगी? स्पीड कम रहेगी कम रहेगी कम रहेगी, तो वो कैसे रहेगा? कांस्टेंट जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है? वो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी लेकिन वाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता हो जाता है वो, ठीक है? तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू ओवरकम कौन कौन से फैक्टर रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। या आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।